ठीक है, क्यों Dear friends, today All India Kisan Khet Mazdoor Sangathan has organized FB Live. As you all know, that AIKKMS is going for a third All India Conference open session in Sarat Bhavan, Howrah, and that is on 11th. It is an international delegates are coming, and 12th to 14th there will be a delegate session in Jayanagar. So, in conducive to that, AIKKMS is organizing movements throughout India. So, in this context, so this All India conference is a very historical, important event. So, therefore, here today, our All India President, Comrade Satyavan, is here. I welcome him to address you, to explain about this great event. I request Comrade Satyavan ji to come and deliver his address. Thank you. साथियों और देश भर में हमारे दर्शक बंधु, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन AIKKMS अपना तीसरा अखिल भारतीय सम्मेलन आगामी मार्च महीना में करने जा रहा है। 11 मार्च को कोलकाता हावड़ा में एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर, जो कृषि पर, किसान आंदोलन पर जो हमले हो रहे हैं, उनके खिलाफ विश्वव्यापी किसान एकता, किसान एकजुटता कायम करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन हो रहा है। और अगले 3 दिन 12 मार्च से 14 मार्च तक 24 दक्षिणी 24 परगना के शहर जयनगर में हमारा डेलीगेट प्रतिनिधि सम्मेलन होगा। तो इस मौके पर ये फेसबुक चर्चा में आप सबको आमंत्रित किया है। मैं आप सभी का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। हमारा पिछला अखिल भारतीय सम्मेलन 2016 के अक्टूबर महीना में उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ था, और हम 2019 के आखिर में 2020 में अपना तीसरा सम्मेलन करना चाहते थे। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश की और चीन समेत दूसरे जो देशों की पूंजीवादी सरकारें हैं, उनकी लापरवाही के कारण और उनकी नालायकी के कारण, उनकी मुनाफाखोरी प्रवृत्ति के कारण कोरोना का फैलाव हमारे देश में भी हुआ, लॉकडाउन कायम हुआ, और हम उस दौर में अपना सम्मेलन नहीं कर सके। ठीक इसी काल में, इसी दौर में ये भी आप जानते हैं कि हमारे देश की जो भाजपा की केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, उसने किसानों के खिलाफ, पूरी कृषि क्षेत्र के खिलाफ पूंजीपतियों के स्वार्थ में, बड़ी बहुराष्ट्रीय देशी विदेशी कंपनियों के स्वार्थ में पहले 3 ऑर्डिनेंस राजाओं की तरह फरमान जारी किए और फिर बाद में 3 काले कानून बनाए। तो उनके खिलाफ लड़ाई जारी रही। 13 महीने तक बॉर्डर, दिल्ली के आसपास में बहुत सारे बॉर्डरों पर लड़ाई हुई, ये आप सब जानते हैं। ये ऐतिहासिक संघर्ष था, और इस संघर्ष में संयुक्त किसान मोर्चा के जो साझा बैनर है, उसके तले देश भर के बहुत सारे किसान संगठन, जिनको
ट्रेड यूनियनों, मजदूरों का समर्थन हासिल हुआ, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं का, सभी का, इनका फिर हम इस मौके पे भी एक बार आभार प्रकट करते हैं। हम जीत कर निकले, लेकिन इसके लिए हमें 750 से ज्यादा अमूल्य अपने किसान संघर्षशील साथियों की जो है जान कुर्बान करनी पड़ी। और ये सही है कि इस संघर्ष में मोदी सरकार को, पूंजीपतियों की चहेती सरकार को 3 काले कानून वापस लेना पड़ा। ये संसदीय इतिहास के क्षेत्र में विश्व भर में एक एग्जाम्पल हुआ। और पूंजीपतियों की जो मंशा थी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मंशा थी, उनकी ताबेदार भाजपा सरकार की मंशा थी, वो मंशा पूरी नहीं हो सकी। किसानों के संघर्ष ने उनका सिर झुकाया और अपनी जीत हासिल की। लेकिन इस जीत के बावजूद जो किसानों की जो समस्याएं हैं वो ज्यों की त्यों अपनी जगह पर खड़ी, बल्कि दिन ब दिन बढ़ रही। हमारे सामने एमएसपी का सवाल है कि किसानों की जो फसल है उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से 1.5 गुना हो, और इसके लिए सरकार एक कानून बनाए, खरीद की सरकार खुद खरीदे, ऐसा गारंटी की व्यवस्था करे। बिजली का बिल, बिजली के पूरे क्षेत्र को निजीकरण बड़े पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है, और ये बिल अगर कानून बन जाता है तो ये 3 काले कानूनों से कम खतरनाक नहीं होगा। ये सवाल हमारे सामने है। देहात के गरीब, भूमिहीन, खेत मजदूर, छोटे छोटे गरीब किसान, ये रोजगार का सवाल, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। और महंगाई, खासतौर पर हमारे जो आम उपयोग की चीजें हैं और खेती की उपयोगी चीजें, इनपुट्स, खाद, बीज, डीजल, ये कीटनाशक, औजार, ये सब लगातार महंगे हो रहे हैं। नतीजतन किसानों पर कर्ज चढ़ता है, कभी सूखे से, कभी बाढ़ से, तो कभी सर्दी पाड़े से, कभी आवारा पशुओं से फसल खराबा हो जाता है। खासतौर पर झारखंड जैसे राज्य हैं, केरल हैं, वहाँ बंदरों का उत्पात, हाथियों का, और पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तरी भारत में जो आवारा पशु हैं, खासतौर पर जो ये अमेरिकन गाय हैं, तो उनके बछड़े हैं, तो ये आवारा पशुओं से जो फसल का खराबा होता है, जल भराव से होता है, तो ये हमारे सामने बहुत सारे सवाल हैं, एक पर एक सवाल। इन पर हम चर्चा करें इससे पहले ये भी हम शुरू में ही कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे देश में किसानों पर या आम जनता पर अन्याय अत्याचार हुए हैं, उन तमाम अन्याय अत्याचारों के खिलाफ किसानों का जो संघर्ष है उसका एक लंबा इतिहास है। और किसानों ने अपने संघर्ष के बलबूते पर समय समय पर शासकों को पीछे हटाया है। ऐसी ये बॉर्डरों से लड़ाई हम जीत कर आए हैं, और हालात बहुत खराब हैं। आप जानते हैं कि 4 लाख से ज्यादा किसान कर्ज के कारण से, खेती में जो दुर्दशा है उसके कारण से, परिवारों में जो अभाव, वंचना है, इन सब के चलते 4 लाख से ज्यादा किसान सुसाइड करना पड़ा। आज 80% जो आबादी है उसकी दुर्दशा इतनी है कि उनके पास जीने का, रोजी रोटी का कोई अल्टरनेटिव नहीं। और शासक बार बार लोगों को गुमराह करने के लिए तरह तरह के सुधार की बात करते हैं, वो धोखा दे रहे हैं लोगों को, उनके अधिकारों से असल में सुधार के नाम पर वंचित करते हैं। तो ये जो अमानवीय हालात है, इसमें रग रग में भ्रष्टाचार इस पूरी व्यवस्था में, सरकार में, प्रशासनिक मामलों में नहीं, हर क्षेत्र में कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो। ये भ्रष्टाचार पे ही ये पूंजीवादी व्यवस्था हमारे देश की है, वो पैदा करती है, उसी पे ये पनपती भी है, फलती फूलती भी है, और इसकी भारी कीमत हमको चुकानी पड़ रही है। देश की 80% आबादी ऐसी है जिसकी कोई खरीद सकती नहीं। 20 रुपया कोई जो खरीद सकती रोजाना की कमाई मुश्किल से उनकी है। और ये भी हम देख रहे हैं कि ये लास्ट 2 जो साल कोरोना के लॉकडाउन पीरियड जो
इतनी कठिनाई के संकट के जो दिन थे, इसमें गरीबों की हालत और बुरी हुई, रोजगार उनके छीने गए, लेकिन जो अमीर थे, पूंजीपति थे, उनका धन बढ़ा। हमारे देश में पिछले कोरोना से पहले जो 73 साल बीते, उनमें 102 खरबपति थे, अभी ऑक्सफाम की रिपोर्ट है, और इन 2 सालों में नए 64 बन गए, 166 अरबपति। तो ये भयंकर शोषण, जिसको हम कहते हैं मुनाफाखोरी, लूट, ये पूंजीवादी व्यवस्था की चल रही है। और इसके चलते नतीजा है कि गरीबों के हाथ में कोई खरीदने की ताकत नहीं है। तो बाजार में जाते हैं, उनकी बहुत सारी जरूरतें हैं, अभाव है, लेकिन वो कुछ खरीद नहीं पाते हैं। खेती की जो उपयोगी चीजें हैं, उनका भी खरीद करने की उनका संकट नहीं। तो इससे बाजार का जो संकट पैदा होता है, बाजार में माल भरा पड़ा है, लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो ये संकट किसने पैदा किया है? तो पूंजीपतियों ने खुद पैदा किया, व्यापारियों ने खुद पैदा किया है। तो इसके चलते ही बाजार का संकट इसको कहते हैं। इससे निकलने का कोई रास्ता भी इन पूंजीपतियों के पास नहीं। इसलिए ये क्या करते हैं, ये एक पर एक साजिश रचा रहे हैं, एक पर एक साजिश रचा रहे हैं, जो अमानवीय हालात बना रहे हैं। खासतौर पर जो लोगों के अंदर मूल्यबोध हैं, जो अच्छे संस्कार हैं, जो मानव समाज की लंबे दौर में अर्जित किए हैं, महान चरित्र जो का प्रभाव जो लोगों के मन मस्तिष्क पर है, उसको ये गिरा रहे हैं। युवकों को नशाखोरी, अपराध, ये सब पैदा कर रहे हैं, और उसमें चारित्रिक पतन पैदा कर। और खास बात है कि जो कुसंस्कार है, विज्ञान विरोधी चिंतन, विज्ञान विरोधी सोच, मिथक, तो ये सब तर्कहीन जो ये फैला रहे हैं, अंधता को पैदा कर रहे हैं। और नतीजा है कि सोचने की जो शक्ति है, मीडिया के माध्यम से, तमाम प्रचार के साधनों के माध्यम से जो लोगों की सोचने की शक्ति है, उसको कुंठित कर रहे हैं। उसके ऊपर एक जगड़बंदी, रेजिमेंटेशन ऑफ थॉट्स है, धार्मिक अधता का, अश्लीलता चारों तरफ फैला रहे हैं। और एक नई नस्ल, जो इंसान तो है ही नहीं, पशु भी नहीं है, एक नई नस्ल देश में इस तरह का पैदा कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, ये एक खतरनाक स्थिति। इसमें हमारे जो सरकारी मशीनरी है, उसकी ताकत से हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जो प्राकृतिक अधिकार हैं, उनको छीना जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। और ये जो है, जो एक पर एक ये जो हालात हैं, और नतीजा है कि ये भी हम देखते हैं कि इस बीच में जब जब चुनाव होते हैं, चाहे किसी भी स्तर के चुनाव हो, संसद के हों, विधानसभा के हों, निचले हों, यहाँ तक कि छोटी छोटी संस्थाओं के हों, आज ये चुनाव प्रणाली जो है तमाशा बनकर रहे। इसमें जो ये कहते हैं पीपल्स वर्डिक्ट, जनता का जनमत, ये जनमत जैसी कोई चीज नहीं है। पूंजीपतियों का पैसा, धन, उनका प्रचार का बल, गुंडागिर्दी, बाहुबल, और बड़े प्रशासनिक स्तर पर धांधलेबाजी, इन सब यही डिसाइड करते हैं कौन सत्ता में आएगा, कौन नहीं आएगा। तो इस तरह से ये पूंजी का शासन, एक क्रूर शासन हमारे देश में कायम है, जिसके किसान, खेतीहर मजदूर, ग्रामीण, गरीब, ये सब उसके चंगुल में है। तो इससे मुक्ति का सवाल हमारे सामने है। इस पूंजी की लूट से मुक्ति जो है, ये आज चुनाव प्रणाली से नहीं हो सकती, सरकारों की अदला बदली से नहीं हो सकती। ये अनुभव है हमारा, 73-75 सालों का अनुभव बता रहा है। आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं। ये अभी दिल्ली बॉर्डरों पर जो आंदोलन हुआ, ये इसने भी ये साबित किया है। तो ऐसी स्थिति में ये पूंजी की लूट से कृषि को भी मुक्त करना, किसानों को, खेतीहर मजदूरों को उसकी लूट से मुक्त करना, ये एक बड़ा दायित्व है, और इसके लायक हमने बढ़ना है। हम इन संघर्षों में, हमारा 1950 से हमारा संगठन है, आप जानते हैं, तो हम लगातार संघर्षों में है, आंदोलनों में है। हमारा संगठन का इतिहास आंदोलनों का इतिहास है। तो लेकिन हमारे सामने जो दायित्व है देश में, आज हमारे किसान आंदोलन के सामने, तो उसके लेकर नए संकल्प के साथ अपने संकल्प को तरोताजा करके हमको इसके लायक बढ़ना है, जो हमारे सामने दायित्व है, जिन मुद्दों को मैंने जिक्र किया।
पूंजी से दास्ता, पूंजी से जो चंगुल में हमारी जो कृषि है उससे निकलने के लिए, तो इसी के लिए हम ये ऑल इंडिया जो कॉन्फ्रेंस, हमारी तीसरी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये हम करने जा रहे हैं। 1950 में हमारे संगठन की स्थापना हुई थी। इस देश के महान क्रांतिकारी आजादी आंदोलन के जो है स्वतंत्रता सेनानी कॉमरेड शिवदास बोस, उन्होंने इस संगठन को निर्माण किया था और उन्होंने बहुत पहले देश के किसान आंदोलन की स्थिति और भारत की कृषि की स्थिति का बड़े कायदे से खुलासा चर्चा किया था। हमको सभी को आगाह किया था कि भारत की जो कृषि है, चाहे वो दूसरे देशों के मुकाबले, यूरोप के देशों के मुकाबले, अमेरिका के मुकाबले, चाहे उसकी कृषि व्यवस्था एक पिछड़ेपन का नजर आए, लेकिन कृषि क्षेत्र में पूरी तरह से ये पूंजी का जो कब्जा उसके चंगुल में जा चुकी है। इसका चरित्र पूंजीवादी चरित्र है, यानी मुनाफाखोरी के ऊपर ये टिकी है। जैसा औद्योगिक क्षेत्र में बड़े पूंजीपतियों का अधिकार और मुनाफा होता है, ठीक उसी तरह से ये कृषि क्षेत्र में भी है। और उसका विश्लेषण करते हुए उन्होंने दिखाया था। ये हमारे सभी दर्शकों को ये बात हम जोर देकर आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे देश के तमाम किसानों से, खेती और मजदूरों से, कि वो समझें कि हमारी जो जोत है, जो जमीन किसानों के हाथ में है, वो छोटी छोटी जोत है, और ये जिनके हाथों में जोत है ये अपार संख्या है। 80% 78% के करीब किसान हैं जिनके हाथ में आधा किला जमीन, 1 एकड़ जमीन, 1.5 एकड़ जमीन, ये छोटी छोटी जोत है, और बहुत कम लोग हैं जिनके हाथों में बड़ी जमीन। तो ये उसी तरह से है जैसे बड़ी पूंजी चंद लोगों के हाथों में है और बाकी लोग गरीब और बिना खरीद सकते हैं। तो इस तरह से ज्यादातर किसान, खेतीहर मजदूर, गरीब, मध्यम दर्जा तक के किसान ये इसमें आते हैं। और ये है कि जैसे उद्योग में पैसा लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं और मुनाफा कमाते हैं, ठीक इसी तरह से जमीन भी मुनाफा कमाने का साधन हो गया। इसीलिए 3 काले कानून क्यों लाए जा रहे थे कि इसमें बड़ी पूंजी अपनी जो है वो ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए पूरे कृषि बाजार पर कब्जा करना चाहती थी। तो आज जमीन जो है वो पूंजी से मुनाफा कमाने का साधन बन गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बड़ी संख्या में खेतीहर मजदूर, भूमिहीन, वो मजदूरी के रूप में मालिक मजदूर संबंधों के आधार पर ये कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। और खुद जो छोटे छोटे किसान हैं उनका स्थिति मजदूर से बुरी है। वो कहने के लिए कागज में मालिक हैं, लेकिन वो सेल्फ अपॉइंटेड मजदूर के रूप में काम करते हैं। तो हमारे और सबसे बढ़ के कॉमरेड शिवदास बोस ने दिखाया कि जो हमारा उत्पादन है, कृषि की उपज है, वो राष्ट्रीय जो बाजार है उसमें बिकाऊ माल है, कमोडिटी बन गई है। जैसे तो ये सभी लक्षण साफ साफ प्रकट करते हैं। हमने शिवदास बोस ने दिखाया कि हमारी कृषि अवस्था पूंजीवादी कृषि अवस्था है। तो इसमें जो जमीन जो है वो किसानों के हाथ से निकलती जा रही है और उनके पास रोजगार का कोई विकल्प नहीं है। तो और उधर स्थिति राजनीतिक क्षेत्रों में ये है जिसका हमको सामना करना पड़ रहा है, हमारे किसान आंदोलन को सामना करना पड़ रहा है। वो ये है कि जो सरकारें हैं, सिर्फ सरकार नहीं बल्कि स्टेट जिसको हम कहते हैं, हमारा प्रशासन, तमाम जो अंग हैं राज सत्ता के, वो एक तरह से पूंजी की दासी बन गए, पूंजीपतियों के दासी बन चुके हैं। वो निजीकरण को रामबाण औषध बनाकर खाद, बीज, डीजल, वो सब जो थोड़ा बहुत सरकार का दखल अंदाजी थी, नियंत्रण था, उसको समाप्त कर दिया। वो सीधे सीधे बड़ी कंपनियों, पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया। और तब से खाद के दाम, डीजल के दाम, बीज के दाम ये बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और उनके नियंत्रण में है। बिजली को भी वो अब मुकम्मल तौर पे हाथ में लेना चाहते हैं। किसानों के हाथ में कोई नकदी नहीं है अपनी, वो कर्ज में बैंक हो, साहूकारा हो, उसमें दबे रहते हैं। और अब तो जो किसान, जैसे पहले एक जमाना में बटाईदार किसान था, आज पट्टेदार है, दूसरों की जमीन से पट्टा लेता है, वो लिखा नहीं होता। और जब भी कोई ओलावृष्टि हुई या और कोई मामला हुआ तो वो अपना मुआवजा के लिए कोई दरखास्त लगाए, वो भी नहीं है। तो इस तरह से एक नई स्थिति हमारे कृषि क्षेत्र में पैदा हो रही है और सभी मोटे तौर पर कर्ज में धसे हुए हैं।
तो एक ही चीज है जो इस टाइम में जो है, जो ये हालात हैं कि जल, चाहे सिंचाई के हमारे साधन हैं, चाहे कृषि लायक जमीन है, चाहे हमारे फॉरेस्ट हैं, इन सबको पूंजीपति हड़पना चाहते हैं और अपना मुनाफाखोरी का उसको 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 अपना रण क्षेत्र बना रहे हैं। यहाँ तक कि आदिवासियों को बड़े पैमाने पर उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ दो ही क्षेत्र अभी वर्तमान में दिखाई देते हैं कि एक तो कंस्ट्रक्शन और दूसरा ये सड़क निर्माण वगैरह। तो इसमें वो भूमि खरीदना और भूमि ये जो प्लॉट काट कर या भवन निर्माण करके, तो इसके अलावा उस तमाम क्षेत्रों में गिरावट है, पतन है। तो जमीन हड़पने की कोशिश करते हैं, भूमि अधिग्रहण करते हैं। कांग्रेस के जमाना में खासतौर पर भूमि अधिग्रहण बड़े पैमाने पे किया गया था और उसमें जो नया कानून आया था उसमें भी भूमि अधिग्रहण को, जो अंग्रेज के जमाना में जो पब्लिक इंटरेस्ट में ही हो सकता था, उस नया कानून में बड़ी कंपनियों के लिए, प्राइवेट कंपनियों के लिए जमीन अधिग्रहण को भी जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट बताया गया था। लेकिन बीजेपी को तो वो बात भी नहीं सुहाई। उनमें से आते ही जमीन को जो है जो नया कानून बना था उसमें ऑर्डिनेंस जारी करके उसको रद्द करना चाहा था और उसके खिलाफ एक लड़ाई हुई थी। तो ये जिक्र मैं आपको कर रहा हूं। और इस मामले में अब चाहे भाजपा है, चाहे कल कांग्रेस थी, ये हमाम में सब नंगे हैं। यहाँ तक कि हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि 34 साल का जो शासन पश्चिमी बंगाल में सीपीएम सरकार का रहा था, वहां भी ये भूमि अधिग्रहण, सिंगूर, नंदीग्राम, किस तरह से जुल्म हुए थे और जमीन विदेशी कंपनियों के लिए, टाटा के लिए ये कोशिश हुई थी। अभी भी केरल की जो सरकार है वो उसी तरह से मोदी की तरह ही बुलेट ट्रेन करना या बंदरगाह, अडानी की बंदरगाह के लिए मछुआरों के ऊपर भारी दमन करना, ये सब सत्ता की लालसा के लिए पूंजीपतियों के पक्ष में ये तो सभी सरकारें, राज्य सरकारें हो, चाहे इस पार्टी की हो, उस पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी को हो, ये सब हो रहा है। इसलिए किसानों की जो लड़ाई है वो किसानों की लड़ाई सिर्फ सरकारों से नहीं, किसानों की लड़ाई पूंजीपतियों से। दिल्ली बॉर्डरों के ऊपर भी ये नारा जो उठा, लोगों ने खुलेआम किसानों के बीच में ये हुआ कि मोदी तो जो है मुखौटा है, असली इसके पीछे अंबानी अडानी है। पर्दे के पीछे से विधानसभा है, संसद है, लेकिन उनके पर्दे के पीछे से बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, देसी विदेशी। इसलिए ये लड़ाई है दिल्ली बॉर्डरों पर, ये जो लड़ाई थी। तो ये हमारा जो संघर्ष है, ये हमारा जो संघर्ष है, इस संघर्ष को भी हमारा जो आने वाला आंदोलन है उसमें हमको समझ साफ बनानी पड़ेगी। जो बॉर्डरों के ऊपर जो चेतना थी कि मोदी मुखौटा है, असली दुश्मन जो है किसानों का, खेतिहर मजदूरों का, गरीबों का, ये अंबानी अडानी जैसे बड़े पूंजीपति हैं, देसी विदेशी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। तो ये चेतना चाहे अभी शुरुआती है, लेकिन इस चेतना को विकसित करना ये हमारे किसान आंदोलन का काम है। अगर दुश्मन को ठीक ठीक पहचान लेंगे तो लड़ने की क्षमता है किसानों में। ये बार बार आंदोलन से साबित हुआ है। तो यही हमारा आजादी आंदोलन के जो शहीद थे, उनका सपना क्या था? किसान मजदूरों को हाथ में शासन की बागडोर आना। लेकिन 1947 में शासन की बागडोर इस देश में पूंजीपति के हाथ में आई और हमारे संगठन का निर्माता कॉमरेड शिवदास घोष ने ये बात दिखा दी थी। उन्होंने शहीदों के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए, जो उनके सपनों को अपना सपना बनाकर उस संघर्ष के मैदान में जो उठे, तो ये जो है जो बॉर्डरों के ऊपर लड़ाई थी, जो संघर्ष हुआ 13 महीना, उसमें हमारे संगठन ने कितनी शानदार ढंग से भागीदारी की थी, उसको मैं आज रिपीट नहीं करूंगा, पहले भी चर्चा हुई। लेकिन एक बात जो हमने समझने की है कि पुनः मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली बॉर्डर पर जो ये 13 महीना आंदोलन हुआ, ये किसी पार्टी या किसी नेता या किसी एक संगठन के खड़े हुआ नहीं था, ये खुद किसानों ने खड़ा किया था। और इस आंदोलन ने एक और नए आंदोलन को जन्म दिया है, जो मैंने पहले जिक्र किया है। एमएसपी का सवाल अब हमारे सामने है, एमएसपी का सवाल हमारे सामने है। और जब हम एमएसपी कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तमाम फसलों को गारंटी कानून, इसके हमारे आंदोलन में जो मूल है उसके ऊपर हमारा संगठन जो अपनी समझ लेकर चल रहा है, लंबे अरसे से हमारे जो समझ है वो ये है कि सरकार खुद खरीदे,
लेकिन जब तक कृषि क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियां, व्यापारिक कंपनियां हैं, क्या वो खरीदेंगी? कतई नहीं। क्या वो न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून भी बना दें तो देंगी? उसके ऊपर खरीद करेंगी? नहीं। इसलिए हमारा कहना है कि एमएसपी के लिए कानून बने, निश्चित रूप से बने, कानूनी गारंटी हो, लेकिन इसमें सरकार खुद खरीदने की जिम्मेदारी ले। और ये खुद खरीदने की जिम्मेदारी एक ही स्थिति में हो सकती है कि कृषि का जो व्यापारिक क्षेत्र है, कृषि का जो व्यापार है, कृषि मार्केट है, इससे बड़ी पूंजी को हटाया जाए, बड़ी कंपनियों के ऊपर इसमें रोक लगाई जाए, उनको इससे बाहर किया जाए। इससे एक फिर जब ये सवाल हमारा एमएसपी का आता है तो सरकार और पूंजीपतियों की तरफ से उनके जो 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 उनके पैसे पे पलने वाले तथाकथित बुद्धिजीवी अर्थशास्त्री हैं, वो प्रचार करते हैं कि अगर एमएसपी किसानों को दे दी तो इससे बहुत महंगाई बढ़ जाएगी। हम पूछते हैं, हमारा टमाटर तो 2 रुपए किलो जा रहा है, हमारी प्याज तो 50 पैसा किलो जा रही है। हमसे जो गेहूं है, चावल है, धान है, जो भी हमारी कृषि उपज है, हमको सस्ते रेट पर खरीदी जाती है। लेकिन एक बार व्यापारियों के हाथ में आने के बाद में, पूंजीपतियों के हाथ में जाने के बाद में नतीजा क्या हो कि वो जो महंगे रेट पर उपभोक्ताओं को मिलती है। तो इसलिए ये इल्जाम लगाना गलत है। सरकार खुद खरीदे। कुछ सवाल करते हैं कि सरकार खरीदे क्या करेगी? इस देश के उपभोक्ता हैं, सभी तो किसान नहीं है, सभी तो खुद खेती नहीं करते हैं, सभी के पास तो जमीन नहीं है। तो बड़े पैमाने पर जो शहरी और ग्रामीण गरीब उपभोक्ता है, सरकार अच्छे किस्म का राशन और जो है सस्ते रेट के ऊपर उनको दे। अगर सरकार अपने नागरिकों को, गरीबों को सस्ता अगर अनाज नहीं दे सकती है, खाने पीने की चीजें सस्ता नहीं दे सकती, तो सरकार है क्यों? बीमारों को इलाज नहीं दे सकती, बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर सकती, उनका सुनवाई नहीं कर सकती, तो आखिर सरकार के मायने क्या है? तो सरकार इसके लिए करे तो हमारी ये है, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जोरदार ढंग से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दिल्ली बॉर्डरों के ऊपर भी हमने तो एमएसपी के सवाल को लेकर दिल्ली में सितंबर महीना में दिल्ली में एक सेमिनार किया था, जिसमें हमारे संगठन के अलावा एसकेएम के, संयुक्त किसान मोर्चा के बहुत सारे नेताओं को हमने आमंत्रित किया था। तो एसकेएम की लड़ाई को, बिजली जो बिल जो संसद में पेश किया जा चुका है, जो कभी भी कानून बन के आ सकता है, तो ये जो तलवार हम पर लटक रही है उसको रद्द कराने के लिए, और जो दूसरे ये हैं हमारे जो हक हैं, ग्रामीण गरीबों को रोजगार मिले, कृषि उपयोगी चीजें जो इनपुट्स हैं, खाद बीज वगैरह सस्ते हों, और जो फसल बीमा मुआवजा का सवाल है, उसको जो कानून है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसको किसान हितैषी बनाया जाए। तो ये सवाल हमारे सामने हैं। अभी अभी संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जींद में एक बड़ी रैली भी हुई थी कि जो फूट जो डालने की कोशिश ये करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, तो तरह तरह से जो कोशिश करते हैं लोगों में, जात पे, धर्म पे, इलाका पे हमारा ध्यान बटाने के लिए, फूट डालने के लिए, लोगों को दूसरे हिस्से से लोगों को साथ ही उलझाने के लिए, लड़ाने के लिए, तो उसके खिलाफ जींद की महारैली हुई थी। और अभी अभी जो 20 मार्च को, आगामी 20 मार्च को दिल्ली में एक बड़ी किसान महापंचायत होने जा रही है। तो ऐसे समय में चाहे संयुक्त आंदोलन है और चाहे हमारे अपने संगठन का जो दायित्व है, उस दायित्व को लेकर जो कृषि क्षेत्र में जो ग्लोबल अटैक, विश्वव्यापी जो हमले हो रहे हैं, इसके इसके खिलाफ भारत में भी जो 1990 के बाद, 1991 के बाद नई अर्थनीति, नई औद्योगिक नीति के माध्यम से, निजीकरण के माध्यम से जो तमाम कृषि क्षेत्र में हमले हो रहे हैं, इसके खिलाफ एक जोरदार आंदोलन हमें खड़ा करना है। ये हमारे उस दायित्व को पूरा करने के लिए हमारा ये सम्मेलन होने जा रहा है। तो इस सम्मेलन के पहले रोज हम जो है एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार करते हैं। हमने इसमें अमेरिका से किसान नेताओं ने हामी भरी है, स्वीकृति दी है, वो आ रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, और इसमें हमारे संयुक्त किसान मोर्चा, दोनों जो किसान सभा है, महासभा है, उनके नेताओं ने आने की स्वीकृति दी है। तो ये एक सेमिनार हो रहा है
और ये भी एक जैसा हमारे देश में किसानों पर हमले हो रहे हैं, ये विश्वव्यापी हैं। यूरोप के बहुत सारे देशों में, अमेरिका में खुद, ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसी जगह नहीं है। अभी दक्षिणी अमेरिका में, लैटिन कंट्रीज में, पेरू में जो घमासान किसान मजदूरों को, वहां के जो है लोगों को जिस तरह से दबाया जा रहा है, तो इसके खिलाफ एक विश्वव्यापी एकजुटता का आह्वान करने के लिए ये हम 11 मार्च को हमारे सम्मेलन के पहले दिन कोलकाता में ही, हावड़ा में शरद सदन सॉरी, इंटरनेट का डिस्टरबेंस से हो गई थी। तो हम कहते हैं कि इस सेमिनार में दुनिया भर में जो कृषि क्षेत्र पर हमले हो रहे हैं, किसान आंदोलन पर हमले हो रहे हैं, हमारे देश समेत, तो उसके खिलाफ एक विश्वव्यापी एकजुटता का आह्वान ये सेमिनार करेगा, और साथ साथ उन आंदोलनों को एक सही दिशा हो, क्योंकि किसान बार बार लड़ रहे हैं, लेकिन जो मुक्ति का उनका जो सपना है वो पूरा नहीं हो रहा है। तो मुक्ति का सपना भी, यानी पूंजी की मार से, पूंजी की चंगुल से कृषि को मुक्त किया जाए, किसान मजदूरों को मुक्त किया जाए, तो इसके ये भी आह्वान वहां से होगा। यहाँ मैं एक रेफरेंस देना चाहूंगा, याद करना चाहूंगा कि यूरोप में जब फ्यूडलिज्म को भगाया गया, राजा महाराजाओं को, सामंतों को भगाया गया, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई, संसदीय व्यवस्था, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वहां कायम हुई, उसी दौर में वो जो पूरा एंटायर आंदोलन दौर था, उस आंदोलन के दौर में गांव से किसानों के हाथ से जमीन छीन ली गई थी। एक क्रूर इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। यही बात अमेरिका में जो है, कोलंबस के जाने के बाद जो वहां हुई, वहां के नेटिव्स को जिस तरह से दास बनाया गया और कत्लेआम किया गया, ये इतिहास दर्ज है। ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ। हमारे अपने देश में भी आजादी के बाद जो कृषि सुधार, जो किसी नाम से भी आए, वो कृषि सुधार अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके, बल्कि एक धोखा ही बनकर रह गया। तो ऐसी स्थिति में ये भी उदाहरण है कि 1917 में रूस में जो क्रांति हुई थी, वहां नया शासन ने, जो मजदूर किसानों का शासन था, उसने गारंटी दी, सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था की गारंटी दी, गुड क्वालिटी का बीज उन किसानों को मिलेगा, औजार या तो बहुत सस्ते, नहीं तो मुफ्त में ट्रैक्टर वगैरह की व्यवस्था, और सबसे बड़ी गारंटी दी कि किसानों की फसल की खरीद की जाएगी। उसके कारण से वहां की खेती खुशहाल हुई। अमेरिका तमाम यूरोपीय देशों के मुकाबले में वो उन्नत हुई, खुशहाल हुई। तो इस तरह से हमारे सामने आज किसान आंदोलन के सामने सारे देश में उसको दिशा देने के लिए हमारा 3 दिन का सम्मेलन 12, 13, 14 मार्च को, जो दक्षिण 24 परगना है उसका शहर जयनगर में हुई होगा। इसमें हम अन्य बातों के अलावा जो आंदोलन की जो भावी योजना है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, आंदोलन की दिशा को और सही रास्ते ले जाए।
वो Sorry for उसको तो interruption. हमारे So देश के there is किसान a आंदोलन को problem. Yes, मजबूती complete. देने के लिए Okay, thank you. जरूरी है कि बुनियादी स्तर के किसानों के बीच में, जो पट्टेदार जो गरीब हैं उनके बीच में ये किसान आंदोलन का ग्राउंड कमेटी उसको पायदार बना तो गांव-गांव में आंदोलन को पायदार बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ये हरकुलियन टास्क है। ये एक बहुत बड़ा दायित्व है, काम है, जिसको हमारा ये तीसरा अखिल भारतीय सम्मेलन, थर्ड ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस अपनी जिम्मेदारी लेकर चल रही है। इसमें गांव-गांव से हर स्तर के ऊपर होनहार जो किसान कार्यकर्ताओं को सामने लाना, उनको आंदोलन के उनको प्रोन्नत करना और हम जनता से अपील करते हैं, किसान खेतीहर मजदूरों से अपील करते हैं, किसान आंदोलन के तमाम मित्रों से, शुभ हितैषियों से हम अपील करते हैं कि हमारे इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, हमारे तीसरे अखिल भारतीय सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हर तरह से हमारी मदद करें। और मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर जहां हमारी कमी है तो बताएं, हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो बड़ा दायित्व है। और हम अपने साथियों से मैं ये अपील करूंगा, तमाम डेलीगेटों से अपील करूंगा कि जो हमको अपना जीवन शैली जो आंदोलन के मुखी लोगों के बीच में बनानी होगी। और इस जो पूंजीवादी अर्थनीति जो है, जिस जिस संकट में हमारे देश की कृषि को फंसा दिया गया है, लूट खसूट की जो ये जो शोषणकारी जो कैद है, चंगुल है, तो उसको बदल कर और किसानों को मुक्ति दिलाना, कृषि को लूट खसूट के से मुक्त करना, ये जो हमारा शहीदों का सपना था, कॉमरेड शिवदास घोष का जो सपना था, इसको हम पूरा करें। और ये काम में अगर हम ये जिम्मेवारी लेकर सही ढंग से हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा एक एक जो है तमाम हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो तुच्छ सा जीवन है, हर एक व्यक्ति का जीवन, इस तुच्छ जीवन की भी सार्थकता हम साबित कर सकते हैं। और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है, तो हम जो है इसी इसी सपने को, जो किसान मजदूरों को पूंजी के चंगुल से, किसान मजदूरों को पूंजी की दास्ता से, हमारी कृषि के पूरे क्षेत्र को कृषि की दास्ता से मुक्त करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। तो ये दायित्व हम निश्चित रूप से निभाएंगे। ये इतनी अपील करके, ये आह्वान करते हुए मैं आपसे अपनी बात संपन्न करता हूं। इंकलाब जिंदाबाद, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। धन्यवाद साथी। जी शशिधर भाई। Okay, thank you, my dear comrades and friends. Up till now, you have listened our Honorable President, Comrade Satyavan Ji. He dealt in length how Modi government has become totally anti-farmer and anti-people. So therefore, also he has given a call to make success this Third All India Conference, which is going to be held in Jayanagar, where Comrade Shivdas Ghosh, one of the great Marxist thinker, leader, teacher, and guide, who has formed this present organizations, AAKKMS. So on that side, we are going to hold. It is a very happy thing. So therefore,
our president has appealed to all section of the people, tiling people, particularly the uh, poor peasants and the working people, to make this conference a grand success. So I thank you once again for listening his speech. So we are going to conclude this FB Live. Thank you. Red salute.